गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 8 में लेसन 10 पढ़ेंगे, बाढ़ का बेटा। ठीक है। इस प्रस्तुत अध्याय में जो हिंदी के विख्यात रचनाकार हैं श्री रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित है। इस अध्याय के माध्यम से लेखक ने बाढ़ के उग्र रूप का चित्रण करते हुए बताया है कि हमें संकट के समय में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने विवेक तथा परिश्रम से डटकर मुकाबला करना चाहिए। उन्होंने बताया है कि हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हुए उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए और दूसरों से सहायता लेने के स्थान पर परिश्रम करना स्वीकार है। मतलब उन्होंने ये बोला है कि दूसरों से आप सहायता लेने की जगह आप खुद अपना परिश्रम करो, खुद मेहनत करो। ठीक है, खुद कुछ करो। तो ये हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका सिखलाया हुआ है। तो इस पाठ के माध्यम से वो इसी बात को बताना चाहते हैं। ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी। चलिए चैप्टर देखते हैं। बाढ़ आ रही है, सुखिया ने कहा। विशेषर ने जरा सिर उठाकर उसकी ओर देखा और फिर अपने जाल की मरम्मत में लग गया। बाढ़ आ रही है क्या विशेषर यह नहीं जानता? आज 4 दिनों से जो उमस रही उत्तर की ओर हिमालय की तराई में जो लगातार बिजली चमकती रही, बादल गरजते रहे, वे क्या यह सूचना नहीं देते हैं कि बाढ़ आएगी ही? बाढ़ उसके लिए कोई नई चीज़ है? बचपन से ही वह बाढ़ देखता आया है और उससे खेलता आया है। बीच चोर में है उसका यह गांव। 4 महीने तक तो यह एक टापू ही बना रहता है। विशेषर को अपने बचपन की याद आ रही है और याद आ रही है उसके दादा प्रयाग सहनी, बूढ़े प्रयाग सहनी। इसी तरह एक दिन जाल बिछाकर बैठे थे कि उन्होंने विशेषर को पुचकार कर बुलाया, आओ बेटे, एक नया खेल सिखला दे तुम्हें। और सचमुच खेल खेल में ही उन्होंने विशेषर को क्या क्या सिखला दिया। जाल की मरम्मत करना, नया जाल बनाना, जाल का धागा कैसा होना चाहिए, जाल को तैयार कैसे करना चाहिए। ठीक है, जाल को कैसे संभालना चाहिए, कैसे फेंकना चाहिए। सिर के चारों ओर घुमाकर फेंकते ही वह एक बड़ा सा वृत्त बनता पानी में इस तरह गिरे कि उस वृत्त के दायरे की मछलियों को निकल भागने का मौका ही नहीं मिले। प्रयाग सहनी ने मछली मारने के सारे गुर विशेषर को बता दिए थे। जब बाढ़ अपने ओज पर होती, वह विशेषर को नाव पर बिठाकर चल पड़ते चोर की ओर। दिन में ही नहीं, अंधेरी रात को भी डरना मत बेटे। बाढ़ में देवी देवता होते हैं, भूत पिशाच नहीं। जब नाव बीच चौर में पहुंचती, बूढ़ा पतवार लगाना छोड़ देता, नाव को स्थिर कर देता और उसकी मांगी पर जाल लिए खड़ा होकर अपने पानी की ओर एकटक घूरता। विशेषर को याद नहीं कि कभी उसके दादा का निशाना चूक गया हो। मतलब उसके दादाजी का निशाना हमेशा सही एकदम फिट लगता था। प्रयाग सहनी ने विशेषर को नाव के बारे में बहुत कुछ शिक्षा दे दी थी। किस लकड़ी की नाव अच्छी होती है से लेकर जब नाव भंवर में पड़ जाए तो उसे कैसे निकालना चाहिए, वहाँ तक। बाढ़ आ रही है तो आए, प्रयाग सहनी कहा करते थे। बेटे, बाढ़ से मत घबराना,
भगवान खुश होते हैं तो पानी देते हैं। बाढ़ नहीं आए तो मछली कहाँ से आएंगी। और अपनी 2 बीघा ज़मीन से ही जो परिवार भर का गुजर चल जाती है, क्या बाढ़ की ही देन नहीं है। मतलब वो कह रहे हैं कि जो हमारे परिवार की जो बसेरा होता है, जो हम अपने परिवार को खाना दे पाते हैं, वो इस बाढ़ की ही देन है। ठीक है, इस तरीके से उसको समझाते हैं। आगे देखते हैं। 2 बीघा ज़मीन और परिवार भर की गुजर। विशेषर को कभी अनाज नहीं खरीदना पड़ता। हर साल बाढ़ आती है और कुछ नई कुंवारी मिट्टी खेतों में डाल जाती है। वह नई कुंवारी मिट्टी न्यूनी सी चिकनी सोने के रंग वाली, ज्यों ही उसमें धान रोपिए, देखते ही देखते वह छाती भर बढ़ जाएगा। मेड़ ऊंची करो, कुदाल मजबूती से पकड़ो, समय पर खेती करो, बाढ़ आती है तो आने दो। लगा जैसे प्रयाग सैनी आज भी विशेषर को उपदेश नहीं आदेश दे रहे हों। और सचमुच बाढ़ आ गई। किंतु इस साल की बाढ़ को क्या सिर्फ बाढ़ कहा जा सकता है। यह बाढ़ नहीं आई जैसे जंगल का बाघ आया, उछलता कूदता गरजता तरजता, है ना। तो उसका कहना ये था कि जो इस साल की जो बाढ़ है वो थोड़ी ज़्यादा भयंकर है ना। लोग भागे, हल वाहे हल बैल लेकर भागे, चरवाहे गाय भेड़ लेकर भागे। जो जहाँ था सिर पर पैर रखकर भागा। पानी गांव में घुस गया, अब घरों में घुस गया है। पहले सारा गांव टापू लगाता था, अब हर घर टापू लग रहा है। विशेषर दरवाजे की चीज़ों को सहेज रहा था, ढोरों को संभालता था, चारे को संभालता था, ईंधन को संभालता था, नाव को संभालता था, जाल को संभालता था, कुदाल को संभालता था, पतवार को संभालता था, और एक को संभालता तो दूसरा संकट में देखता। उधर आंगन में सुखिया परेशान था। अंत में वह चिल्ला उठी, पानी चूल्हे तक चढ़ आया, दौड़ो। विशेषर कहाँ कहाँ दौड़े, क्या क्या बचाए। पानी बढ़ता गया, बाहर की सारी चीज़ें भीग गई, भीतर की भी भीग गई। मतलब वो बाढ़ इतनी भयंकर थी कि चीज़ों को संभालना भी मुश्किल पड़ गया और लगातार चीज़ें भीगती चली गई। वो पानी बहुत ज़्यादा ही भर गया। ठीक है, आगे देखते हैं। कपड़े और अन्न तक को नहीं बचा सका वह। अंत में तो ऐसा लगा कि उसकी यह झोपड़ी भी बह न जाए। जो कुछ संभव हुआ लेकर वह पहुंचा गांव के नूनफर पर। गांव का यह नूनफर आज गांव को गोवर्धन बन गया है। बाल बच्चे, माल, गऊ, अन्न, धान, चारा, ईंधन लेकर लोगों ने इस नूनफर की शरण ली है। अरे कचली तो घर में ही घुट गई। सुखिया की बात सुनकर विशेषर झल्लाया। यहाँ पहले हाहाकार था, वहाँ अब चित्कार है, अंतर्नाद है। लेकिन रोने धोने से क्या होता है। क्या लोग धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। प्रयाग सैनी कहा करते थे, जो बाढ़ जितनी तेज़ी से आती है वह उसी तेज़ी से भागती भी है। दूसरे ही दिन से पानी घटने लगा तो भी गांव से निकलते निकलते 7 दिन लग ही गए। उफ, इन 7 दिनों में गांव की ऐसी दुर्गत हो गई, लगता है गांव में किसी ने बमबारी की हो। ज्यों ही पानी घटने लगा, कच्ची मिट्टी की दीवारें जो भीग गई थी
धड़क धड़ाधड़ गिरने लगी। चारों ओर धुआं धुआं मलबा ही मलबा दिखाई पड़ता है। खेत की फसल गई, घर का अन्न भी सड़ गया। अगले दिन कैसे काटेंगे सारे गांव में ये मायूसी है। सुखिया उदास है। विशेषर की आंखों में नींद आ रही है। बाढ़ आती थी जाती थी। यह क्या बाढ़ आई थी? नहीं, विशेषर ने इस तरह बैठा बैठा झींकता नहीं रहेगा। उसके दादा कहा करते थे, बेटा जो मालिक लेता है वही देता है। बस शर्ते कि आदमी जगड़ चलावे। विशेषर जगड़ चलाएगा, हाथ पैर से काम लेगा। ये पुट्ठे किस काम के, यदि ये संकट में काम नहीं आए। विशेषर ने कुदाल उठाई। घर में दरवाजे पर जहाँ जहाँ कीचड़ जम गई थी साफ कर दिया। फिर उसी कुदाल से सारी सड़ी गली चीज़ों को बटोर कर एक गड्ढे में डाल दिया। खाद भी बनेगी यह। जहाँ जहाँ गंदगी थी उसकी कुदाल वहाँ वहाँ पहुँची। 2 दिन में ही उसके घर बार फिर चमकने लगे। सुखिया ने इस काम में कम मदद नहीं की। फिर विशेषर कुदाल उठाकर अपने खेत पहुँचा। मेड़ों को दुरुस्त किया, गड्ढों को भरा। वह खेत में भी धान रोपेगा। जागर नहीं चलाएगा तो गुजर कैसे होगी। मतलब उसका ये कहना था कि बाढ़ से वो घबराया नहीं। उसने अपनी जो विशेषर था उसने दोबारा से अपना घर चमकाया, घर को साफ किया, ठीक है, मरम्मत की, उसको ठीक किया। निर्वाह के लिए, है ना, गुजर बसर करनी थी भाई उनको, तो घर वगैरह सब साफ किया। जागर मीन्स होता है शारीरिक बल के कारण उसने ये सारी चीज़ें, है ना, जो शारीरिक बल है, क्या खेत में फिर धान रोपेगा, जागर नहीं चलाएगा, मतलब शारीरिक बल नहीं दिखाएगा तो उसकी गुजर कैसे होगी, है ना। इस तरीके से उसने इतना कहा। चलिए आगे देखते हैं। तो उसने अपना शारीरिक बल दिखाया और खेतों में चला गया। दिन भर वह कुदाल चलाता है, रात में जाल उठाता है और चल पड़ता है चोर में मछली मारने। अजीब रही इस साल की बाढ़। लगता है सारी मछलियों को भी वह बटोर कर ले गई है। लेकिन विशेषर हार नहीं मानेगा। दिन भर खेत में, रात भर चोर में। विशेषर ने इस दानवी बाढ़ की चुनौती स्वीकार कर ली है। एक दिन सुखिया ने कहा, रिफिल आई है, चावल बांट रहे हैं, कपड़े बांट रहे हैं। फिर रिफाइल आई है, भूकंप के साल भी आई थी। रिफाइल की क्या मानी होती है, तू समझती है? मैं क्या जानूँ, गांव के कई लोग रिफिल लेने गए हैं, जो जाते हैं जाने दे। रिफाइल मानी भीख। दादा ने मरते समय कहा था, बेटा भूखों मर जाना, भीख मत मांगना, लोगों को भीख मांगने दे। तू इस कुदाल और जाल पतवार की खैर मना। बोरे के बोरे चावल, गड्ढे के गड्ढे नोट बांट रहे हैं, लेकिन अचल अड़ंग अपने काम में जुटा है। अब पानी कम हो रहा है, अपनी हौसली दे, बंधक रखकर कुछ पैसे ले आऊं और बीज खरीदकर धान रोप दूं। सुखिया कुछ उर्ज कर सकती थी। उसने हंसकर हसूली उतार दी। हसूली हाथ में
रखते ही विशेषर की आँख झलक आई। यह पहली बार है जब उसे बीवी का गहना बंधक रखना पड़ रहा है। मतलब उसको अपनी बीवी का जो गहना था वो किसी के पास गिरवी रखने में बहुत ही दुख लग रहा था, है ना। वो अपनी बीवी का गहना किसी के पास रखना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में उसको बीज लाने थे खेतों के लिए, इसलिए उसको रखना पड़ा। ठीक है। लेकिन वह तुरंत हंसकर बोला, भगवान मालिक है, सुख कोरनी फसल आएगी तो हसूली में करन फूल भी लगेगी। यह भी 20 मील पर बीज मिलता है। दूसरे दिन थोड़ी रात रहते विशेषर जहाँ से चला और आधी रात को नाव पर बीज लादकर पहुँचा। आज भोर से ही वह खेत में धान रोप रहा है। उसकी बगल में सुखिया यूँ तो घर आंगन के ही काम में लगी रहती थी, लेकिन बाढ़ के पानी का क्या भरोसा, और खेत सूख गया तो फिर धान में हरियाली आने में ही पखवाड़ा लग जाएगा। अतः वह भी डटी है अपने पति के साथ। ठीक है। हरे भरे धान के बीच जमीन पाते ही जैसे सिर उठने लगते हों। विशेषर खेत रोप रहा है और उसके रोम रोम पुलकित हो रहे हैं। बाढ़ आती है, बाढ़ जाती है। समय पर यदि खेती हो गई तो सारी क्षतिपूर्ति हो जाती है। उसकी आँखों में वह दृश्य नाच रहा है जब ये बीज लहरा उठेंगे, बढ़ने लगेंगे, फैलने लगेंगे। कृतिक में छाती भर धान आएगा और मग आते ही इन खेतों में सरसों का पीला समुद्र लहराने लगेगा। उसी समय आकाश में हवाई जहाज जा रहा था। इधर बाढ़ क्या आई, हवाई जहाज की भरमार हुई। नेता आ रहे हैं, अफसर आ रहे हैं, इंजीनियर आ रहे हैं, सभी देखते फिरते हैं इस प्रलयकांड से लोगों को प्राण कैसे मिले। सुखिया का ध्यान ऊपर गया। वह बोली, वह हवाई जहाज जा रहा है। विशेषर अपनी उंगलियों से बीजों को झटकते और रोपते हुए बोला, हवा में मत देख, हमारा काम जमीन देखना है, हम जमीन देखें। वह अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करें। और सचमुच उसकी नज़र ऊपर नहीं गई। वह उसी लगन से, तल्लीनता से अपना खेत रोपता रहा। मतलब इस पाठ से हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि इंसान को बाढ़ आए या भूकंप आए, अपना जो उसका खुद का विश्वास है, जो परिश्रम है, वो करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपने विवेक से, अपनी हिम्मत से काम करना चाहिए और किसी चीज़ को देखकर डरना नहीं चाहिए। तो इसमें जो सुखिया है और जो विशेषर है उसने वही काम किया है ना। विशेषर गेहूँ मतलब धान रोपना, ठीक है, और मछलियों को पकड़ना, इन सारी चीज़ों में वो लगा हुआ है, लेकिन उन सारी चीज़ों में उसका वो किसी और चीज़ पर ध्यान नहीं देता, वो बाढ़ से लड़ता रहता है। तो रामवश बेनीपुरी जी ने इस पाठ के माध्यम से हमें बाढ़ से लड़ने की हिम्मत दी है कि हमें अपना विवेक से काम लेना चाहिए। आप इस पाठ को एक बार घर पे भी अच्छी तरीके से रीड कर लेंगे। ये लेसन आपका 10 ख़त्म हो गया आज यहीं पे। धन्यवाद।